हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है ध्वनि। ठीक है। और इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो जो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे होती है वह कहलाती है अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है। जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। याद रखिएगा, केवल ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगों की प्रकृति होती है, आवृत्ति होती है। जो अवश्रव्य तरंगे होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पराश्रव्य तरंगे ये ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो आपको मैंने बताया अवश्रव्य तरंगे कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम, और पराश्रव्य तरंगे कितनी होती है, तो ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो पराश्रव्य तरंगे होती है दोस्तों वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो सबसे पहले किसने सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था। तो गाल्टन ने। ठीक है, जो गाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि का निर्धारण, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है। तो जो कीड़े होते हैं उनसे कीड़ों को घर से दूर भगाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं क्या। तो याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे, जिसको कि पराश्रव्य तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तत्व मतलब कि पिच किस पर निर्भर करता है। तो जो साउंड का जो पिच होता है दोस्तों, ध्वनि का जो पिच होता है, तत्व होता है, वो डिपेंड करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी एग्जाम के लिए, बस लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो विमानों के जो आंतरिक भाग होते हैं उनकी सफाई करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि इनमें से क्या हो कहलाती है। तो आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, क्या कहलाती है, अल्ट्रा साउंड। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य के संबंध में क्या दिया जाता है। तो कौन सा इक्वेशन सही हो जाएगा वेग आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच में। तो याद रखिएगा, जो पहला ऑप्शन दिया है, आवृत्ति बराबर तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, किस कारण से। तो अगर चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है तो इसका रीज़न है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, किस कारण से।
तो जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में उड़ सकते हैं, ये आप जानते हो। तो ये अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है। तो ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो कथन दिए हैं। कथन ए में बोला है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ सकता है, और कारण में बताया गया है कि चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। तो इन दोनों कथन और कारण में से क्या सही है और क्या गलत है? तो याद रखिएगा ए यहाँ पर सही है, ठीक है, परंतु आर यहाँ पर जो कारण दिया है वो गलत हो जाएगा। तो ए यहाँ पर सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो अगर दाब को दुगना कर दिया जाता है तो ध्वनि की जो चाल है दोस्तों वो 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ध्वनि पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, किसमें? ठोस में, मतलब कि स्टील में। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। स्टील या ठोस ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, ऐसा किस कारण होता है? बादलों की चमक के पहले आपको गर्जन सुनाई देती है, तो ऐसा किस कारण से होता है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 330 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो आपको मैंने बता चुका हूँ, स्टील इसका सही आंसर होगा, जो कि एक ठोस है, तो यहाँ पर ठोस इसका सही आंसर होगा। किस माध्यम में? ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा गति है ध्वनि की। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? समान होता है या असमान होता है? तो जो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों वो भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किस माध्यम में अधिकतम रहेगी? लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको बता चुका हूँ पहले, ठोस में सबसे ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो क्या बोल रहे हैं कथन? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन आपको असत्य बताना दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा असत्य हो जाएगा? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो जो वायु में ध्वनि का वेग होता है तापमान के घटने से घटता है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन ए दिया है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, और कारण में बोला गया है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो आपको बताना है कथन आर सही है या कथन ए सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। मतलब जो कथन और कारण दिए गए हैं वो दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो जो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं? तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं पराध्वनिक विमान। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में वह उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को हम कहते हैं मैक संख्या। काफ़ी बार पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है।
तो कहाँ पर मेक अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान में किया जाता है दोस्तों। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? तो जो ध्वनि प्रदूषण है वो मापा जाता है डेसिबल में। इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है? तो साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है तारत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो किस कारण से होती है? तो इसका सही कारण जो है वो पिच कहलाता है, जिसको कि हम तारत्व भी बोलते हैं। इसके कारण कोई भी जो ध्वनि है मोटी या पतली सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? तो महिलाओं की जो आवाज़ होती है तो उनकी आवाज़ का जो है दोस्तों क्या काम होता है? तारत्व अधिक होता है। ठीक है। तारत्व अधिक होने के कारण उनकी महिलाओं की आवाज़ पतली सुनाई देती है। बढ़ते हैं आगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो किस कारण से लगती है? बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है? तो यह आपको बता चुका हूँ कि आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? तो किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा केवल ध्वनि गुणता के कारण। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो क्या उत्पादित नहीं होता है? ध्रुवण इसका सही आंसर होगा, ध्रुवण। 38 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो किसके ऊपर सुन नहीं सकता है? 95 डेसिबल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की आवाज़ जो घटती जाती है, यह घटना किस कारण से होती है? तो इस घटना को जो उदाहरण कहलाता है वो है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, याद रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, किस कारण से? तो ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। आपको बता चुका हूँ कि चंद्रमा की सतह पर ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो कौन सी घटना नहीं होती है? ध्रुवण इसका सही आंसर होगा, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, किस कारण से? तो चिल्लाते समय कोई भी इंसान जो है हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ठीक है, इसलिए हम मुंह पर हथेली को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो जो डेसिबल का प्रयोग है दोस्तों वो किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है ये भी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट
प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए? तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है राडार की कार्यप्रणाली? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर। इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये अंतराल होना चाहिए 1/10 सेकंड से अधिक। ये भी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारों, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास या फाइबर आदि से ढके रहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? जो ध्वनि का प्रभाव है मानव के कान में कितने समय तक रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितने समय तक होता है? 1/10 सेकंड तक। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो रह जाएगा तो आप देखने में बोर फील करोगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको बताने का प्रयास करूँगा, MCQ करवाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। और मैं डेली बेसिस पर MCQ टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, बस आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। और अगर इन टॉपिक को MCQ के रूप में आप अगर देख लेते हो तो GK में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो यही उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।